हेलो फ्रेंड्स, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 गति के नियम जो चल रहा है उसमें हम आगे का जो टॉपिक है 5.9.1 घर्षण के बारे में आज देखेंगे। उसको इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तो फिर से हम एक क्षैतिज मेज पर रखे एम संहति के पिंड वाला उदाहरण लेंगे। तो उसमें जो पिंड पे गुरुत्व बल mg लगता है और उस मेज पर अभिलंब बल n लगता है। तो जो mg और अभिलंब बल n एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ओके, उसके बाद जो हम देखते हैं तो हम उस पिंड पे जो बाहर से कोई बल लगाते हैं या बल आरोपित करते हैं तो क्या होगा, जो पिंड है वो गति में आएगा, यानी वो गतिशील होगा। परंतु यह आरोपित बल ही पिंड पर लगा एकमात्र बाह्य बल है। तो बल परिमाण में कितना भी छोटा हो, लेकिन वो त्वरण F/m से गतिशील होना चाहिए। और अगर पिंड विरामावस्था में है तो पिंड पर कोई अन्य बाह्य बल क्षैतिज दिशा में कार्य करने लगता है और जो आरोपित बल F है वो उसका विरोध करता है और फलस्वरूप पिंड पर जो नेट बल है वो कितना होता है, 0 होता है। तो यह जो विरोधी बल लगता है Fs, वो संपर्क में जो पिंड होता है उसके पृष्ठ के समांतर लगता है। तो वो घर्षण बल अथवा केवल घर्षण हम कहते हैं उसे। ओके, तो जो विरोधी बल यहाँ जो चित्र दिया है उसमें दिखाया गया है कि ये पिंड है, उसको हम बाह्य बल F लगाते हैं तो जो पिंड है वो पृष्ठ के संपर्क में है। तो उसको जो समांतर एक और समांतर जो बल लगता है Fs, उसे क्या बोलते हैं हम, घर्षण बल या केवल घर्षण बोलते हैं। ओके, तो जो घर्षण बल है उसको हम Fs से दर्शा सकते हैं। ओके, तो जो ये चित्र 5.10 दिया हुआ है उसमें जो A वाला है उसमें स्थैतिक घर्षण पिंड के समुपस्थित गति का विरोध करता है। यहाँ F बल लगता है तो उसमें Fs जितना जो समुपस्थित गति जो होती है उसका ये जो घर्षण है वो उसका विरोध करता है। जब बाह्य बल स्थैतिक घर्षण की अधिकतम सीमा से बढ़ जाता है तो गति आरंभित होती है। जो हम यहाँ से जो बाह्य बल देंगे इस पिंड को, जो वो है वो घर्षण बल Fs है, उससे बढ़ जाएगा, तभी ये पिंड है गतिमान होगा। ओके, और जो B चित्र दिया गया है उसमें क्या है, तो एक बार जब पिंड गतिशील हो जाता है, पिंड गतिशील होने लगता है तो उस पर सर्पी अथवा गतिज घर्षण कार्य करने लगता है। तो ये जो पृष्ठ है और ये पिंड के वजह से ये सर्पी बल लगता है उस पर। ओके, तो क्षैतिज घर्षण का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। ये जो यहाँ पे क्षैतिज घर्षण बल लगता है उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन जब हम बाहर से बल देते हैं, बाह्य बल आरोपित करते हैं, तभी ये क्षैतिज घर्षण बल उत्पन्न होता है। जब तक हम बाह्य बल नहीं देंगे तो क्षैतिज घर्षण भी नहीं होगा। ओके, उसके बाद जो पिंड को विरामावस्था में रखे हुए जब आरोपित बल F, पिंड को विराम में रखते हुए जब आरोपित बल F बढ़ता है तभी बल के समान व विपरीत दिशा में रखते हुए Fs भी एक सीमा तक बढ़ता है। यहाँ की जैसे कि यहाँ जो पिंड पे हम बाह्य बल आरोपित करते हैं और उसका मान बढ़ाते हैं तो इतना ही बल यहाँ जो Fs है घर्षण बल वो भी बढ़ेगा, लेकिन उसकी विपरीत दिशा में बढ़ेगा। और अतः इसे जो ये बल है उसे क्षैतिज घर्षण कहते हैं। तो क्षैतिज घर्षण समुपस्थित गति का विरोध करता है। तो ये जो क्षैतिज घर्षण बल लगता है वो जो है वो जो यहाँ पे समुपस्थित गति होती है उसका विरोध करता है। तो क्षैतिज घर्षण
का सीमांत मान Fs मैक्सिमम हम उसको बोलते हैं। तो वो क्षैतिज घर्षण का जो सीमांत मान Fs अधिकतम या उसको इंग्लिश में Fs मैक्सिमम बोलते हैं, तो उसका जो संपर्क पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। जो Fs मैक्सिमम है, Fs अधिकतम है, वो उसके जो संपर्क पृष्ठ होता है, जो पिंड का जो संपर्क होता है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका, उस पर निर्भर नहीं करता तथा अभिलंब बल N के साथ इस प्रकार से परिवर्तित होता है। जो यहाँ से अभिलंब बल लगता है N, वो उससे Fs अधिकतम यानी मैक्सिमम उसका जो मान होता है वो क्या है, μs इंटू एन। वहाँ जो μs है उसको बोलते हैं अनुपातिकता स्थिरांक और उसे क्षैतिज घर्षण गुणांक भी कहते हैं। ओके, तो Fx मैक्सिमम इज इक्वल टू μs इंटू एन। अब क्षैतिज घर्षण नियम को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, Fs ग्रेटर देन और इक्वल टू μs इंटू एन। ओके, कभी Fs का जो मान है μs इंटू एन जितना भी होता है और कभी बार उससे ज़्यादा भी होता है, लेकिन इससे अधिकतम न्यूनतम नहीं होता। ओके, तो यदि आरोपित बल F का मान Fs मैक्सिमम से अधिक हो जाता है, जो यहाँ पे हम जो बल लगाते हैं, F बल जो बाह्य बल लगाते हैं, उसका मान वो Fs मैक्सिमम जो मैक्सिमम बल जो यहाँ से जो घर्षण बल है Fs, उसका मान जो मैक्सिमम होता है, अधिक से अधिक होता है, जो वो हो जाता है, उससे भी अधिक हो जाता है, तो पिंड पृष्ठ पर सरकना आरंभ कर देता है। गति आरंभ होती है तो घर्षण बल Fs मैक्सिमम से भी कम हो जाता है, और ये जो Fs मैक्सिमम का जो मान है उसका जो मूल्य है वो कम हो जाए तो उसका जो गति जो होती है वो बंद हो जाती है। ओके, वह घर्षण बल जो दो संपर्क पृष्ठों के बीच आपेक्ष गति का विरोध करता है या गतिज, उसको गतिज अथवा सर्पी घर्षण कहलाता है। यहाँ पे जो चित्र में दिया गया है, जो यहाँ से हम F बल लगाएंगे, उसमें ये जो संपर्क में जो पिंड है उसका जो पृष्ठ के साथ जो संपर्क है, उन दोनों के बीच कौन सा बल लगता है, तो गतिज अथवा सर्पी बल लगता है। इसको गतिज या सर्पी बल बोलते हैं। तो उसे हम F के द्वारा निर्देशित करते हैं। और यह वह स्थैतिक घर्षण जैसे Fs हमने लिया, वैसे ही हम इस नियम को भी लिख सकते हैं। तो उसको लिखते हैं Fk से। तो Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, जहाँ पे म्यू के गतिज घर्षण गुणांक है। जैसे हमने क्षैतिज घर्षण को के स्थिरांक को म्यू एस लिखा था, वैसे ही गतिज घर्षण गुणांक को हम क्या लिखते हैं, म्यू के। ओके, तो प्रयोग यह दर्शाते हैं कि म्यू एस से कम होता है। जो म्यू के का जो वैल्यू है वो म्यू एस से कम होता है। और जब गति आरंभ होती है तो गतिमान पिंड का जो त्वरण है वो क्या होता है, F माइनस एफ के अपॉन एम। यानी कि जो हमारा जो सूत्र है F इज इक्वल टू एम ए, तो उसमें A के लिए क्या आएगा, F अपॉन एम आएगा। लेकिन इस जो घर्षण बल की जो गति है तो उसमें F जो हम बाह्य बल देते हैं और F के क्या है जो गतिक घर्षण बल है, तो जो बाह्य बल का जो मूल्य है उसमें से जो गतिक बल हम उसका कम कर देंगे और उसको जो पिंड का संहति से अनुपात करेंगे, तो वो क्या मिलेगा, उसका त्वरण मिलेगा।
ओके। तो एक समान वेग से जो पिंड गति करते हैं तो उसके लिए जो बल क्या होगा, F के जितना होगा, जो है गतिक जो गतिक घर्षण बल है उसका बराबर होगा। और पिंड के आरोपित बल, जब पिंड से जो हम बल लगाते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, वो आरोपित बल है, उसको हटा लेंगे तो त्वरण क्या मिलेगा, -F(k)/m होता है। वो जो त्वरण है वो उसके विपरीत दिशा में लगेगा। ओके। तो और अंतिम पिंड रुक जाता है और इस दौरान जो पिंड जो गतिमान होता है उसकी गति रुक जाती है। ओके। तो ऐसे ही ऊपर जो हमने घर्षण के नियमों को इस घर्षण के नियमों को यहाँ पे जो प्रदर्शित किया है, तो उसमें ये घर्षण बल जो हमारे मूल नियमों है उसमें उसकी श्रेणी में माना जाता नहीं है, क्योंकि जो मूल जो बल है उसकी श्रेणी में जो गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत बल तथा चुंबकीय बलों को माना जाता है। लेकिन ये आनुभविक संबंध है जो केवल सीमित प्रभाव क्षेत्रों में ही हम मानते हैं, इसलिए ये बल को हम मूल बल से के श्रेणी में रख नहीं सकते। लेकिन ये जो ये घर्षण बल है ये हमारी जो यांत्रिकी है उसमें बहुत लाभप्रद है। ओके। तो ये हमारा आज का जो घर्षण बल का टॉपिक है यहाँ पे ख़त्म हुआ। ओके। नेक्स्ट उसके जो उदाहरण है वो हम देखेंगे। उसके बाद जो घर्षण बल के जो उदाहरण है वो देखेंगे। उसमें उदाहरण 5.7। तो इसमें क्या है, तो कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक, वो क्या है, Fs बोलता है, स्थैतिक घर्षण गुणांक, उसका मूल्य क्या है, 0.15 है। तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए जो बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थित रखने के लिए आवश्यक है। जो रेलगाड़ी के फर्श पे जो बॉक्स रखा हुआ है उसका जो अधिकतम त्वरण जो क्या करता है, वो फर्श पर जो बॉक्स है उससे स्थिर रखता है। तो वो कितना आवश्यक है उसका मूल्य हमें इस उदाहरण में फाइंड करना है। ओके। तो बॉक्स में त्वरण है वो स्थैतिक घर्षण के कारण ही होता है। जो बॉक्स में जो त्वरण होगा वो किससे कारण होगा, स्थैतिक घर्षण के कारण ही होगा। तो अतः F=ma जो हमारा सूत्र है उससे ma=Fs जो यहाँ पे क्षैतिज घर्षण है। जो हमने आगे जो सूत्र देखा, Fs इज लेस देन और इक्वल टू Fs इंटू n। ओके। तो इज इक्वल टू μs इंटू n के बजाय हम क्या लेंगे, जो लंब बल है उसका मूल्य क्या होगा, N=m इंटू जी। तो जी क्या होगा, जो गुरुत्वाकर्षण का जो मूल्य है वो होगा। तो यहाँ पे m कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, A लेस देन और इक्वल टू μs इंटू जी। तो ए का हमें मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू जो रेलगाड़ी के फर्श पर जो बॉक्स को रखने के लिए आवश्यक है उसको फाइंड करना है। तो ए अधिकतम क्या होगा, तो A=μs इंटू जी। तो μs के वैल्यू क्या दिया है, 0.15 और जी का वैल्यू 10। तो क्या आंसर आएगा, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो एक का यूनिट है उसकी मात्रक है। ओके। तो ये उदाहरण यहाँ पे ख़त्म होगा। उसके बाद है उदाहरण 5.8। तो इसमें 4 किलोग्राम का कोई गुटखा एक क्षैतिज समतल पर रखा है जो चित्र में दिखाया गया है। समतल को धीरे धीरे तब तक आनत किया जाता है, ये जो समतल है उसे नीचे से आनत किया जाता है जब तक क्षैतिज से किसी कोण θ = 50 डिग्री पर वह गुटखा सरकना आरंभ नहीं करता
ओके। तो ये जो गुटका हमने यहाँ पे जो रखा है, तो ये समतल को इतना यहाँ से आनत किया जाता है कि जो क्षैतिज से उसका जो कोण बनता है वो 50 डिग्री न बने, तब तक उसे आनत किया जाता है। तो उससे गुटका क्या होगा, यहाँ से सरकेगा। और पृष्ठ और उसके बाद जो पृष्ठ और गुटके के बीच का जो क्षैतिज घर्षण गुणांक क्या है, तो यहाँ से जब ये जो गुटका है यहाँ से सरकना स्टार्ट करेगा, उस दौरान यहाँ जो क्षैतिज जो समतल है उसके कारण जो ये गुटके दोनों के बीच क्या होगा, क्षैतिज घर्षण बल लगेगा। तो उसका मूल्य हमें फाइंड करना है। ओके। तो आनत समतल पर विरामावस्था में रखे एम संहति के गुटके पर, यहाँ जो एम संहति का जो गुटका रखा है उस पर फर्स्ट में है गुटके का भार mg, जो गुटके का जो वेट है उसकी संहति है, इसको m इंटू जी, उतना ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इतना क्या बल लगेगा, वो वजन बल लगेगा m इंटू जी। उसके बाद समतल द्वारा गुटके पर लगाया गया अभिलंब बल, उसको क्या बोलेंगे, n। जो समतल है, जो यहाँ OB समतल है, उसके कारण ये गुटके पर कितना बल लगेगा, अभिलंब बल कितना होगा, n। ओके। इसके बाद समुपस्थित गति का विरोध करने वाला क्षैतिज घर्षण बल, जो यहाँ पे जो इस जो समतल है और गुटके के बीच का जो क्षैतिज घर्षण बल होता है वो Fs जितना लगेगा। तो गुटके की साम्यावस्था में इन जो जितने भी बल लगते हैं तो उसकी साम्यावस्था में क्या होगा, परिणामी बल 0 होना चाहिए। ओके, तभी ये सब वो साम्यावस्था में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो भार mg को चित्र में दर्शाए अनुसार दो दिशाओं में उपघटित हम कर सकते हैं। तो जो यहाँ पे जो बल लगता है ऊर्ध्वाधर से mg, उसको दो घटकों में दो दिशा में हम विभाजित कर सकते हैं, अपघटित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो समक्षितिज जो होगा वो mg sin थीटा होगा, और ऊर्ध्वातल अधोतल में जो होगा उस घटक को क्या बोलेंगे हम, mg cos थीटा। ओके, तो mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, fs mg cos थीटा। जो sin थीटा का मूल्य क्या होगा, mg cos थीटा इंटू fs, इन दोनों का गुणन होगा। ओके, तो उसका मूल वैल्यू कितना होना चाहिए, n जितना होना चाहिए। ओके, तो जैसे थीटा बढ़ता है तो स्वसमायोगी घर्षण बल Fs तब तक बढ़ता है जब तक थीटा अधिकतम या जो थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना मैक्सिमम ना हो, तब तक ये बढ़ेगा। ओके, तो यह अधिकतम मान प्राप्त नहीं कर लेता Fs मैक्सिमम, जो उन दोनों के जो समतल और जो गुटके दोनों को बीच का जो क्षैतिज घर्षण बल होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू, उसका अधिकतम वैल्यू कितना है, जो हमने आगे जो थियोरी में सीखा था, μs इंटू n, जहाँ μs गुटके तथा समतल के बीच का क्षैतिज घर्षण गुणांक है। ओके, तो यहाँ पे tan थीटा अधिकतम क्या होगा, इन दोनों का जब हम अनुपात करेंगे तो क्या मिलेगा, tan थीटा अधिकतम तो क्या होगा, μs। ओके, तो थीटा हमें फाइंड करना है, तो थीटा मैक्सिमम क्या होगा, tan इनवर्स μs। ओके, तो जब थीटा का मान थीटा अधिकतम से भी कुछ ही अधिक होता है, थीटा अधिकतम से भी जब बढ़ता है तो गुटके पर एक लघु नेट बल लगता है और गुटका सरकना आरंभ कर देता है। ओके, तो जब थीटा का मान अधिकतम से भी बढ़ेगा तब यह गुटका सरकना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि हमने घर्षण वाली जो थियोरी में पढ़ा था कि Fs मैक्सिमम का जो मूल्य होता है उससे
उसके थोड़ा ही ज़्यादा जब बल बढ़ेगा तब जो हमारा पिंड है वो गति में आएगा। वैसे ही यहाँ पे है, जब थीटा मैक्सिमम का मान बढ़ेगा, उससे भी बढ़ेगा, मैक्सिमम से भी ज़्यादा बढ़ेगा, तब गुटका यहाँ से सरकना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो थीटा मैक्सिमम केवल म्यूएस पर ही निर्भर करता है। जो थीटा का वैल्यू है वो जो स्थिर घर्षणांक है, घर्षण गुणांक है, उस पे ही निर्भर करता है और गुटके की संहति पर निर्भर नहीं करता। जो गुटके का जो मास है, उसका वेट है, उस पर वो निर्भर नहीं करता। तो थीटा अधिकतम का वैल्यू क्या है, जो हमें यहाँ पे क्या दिया है, 50 डिग्री। तो म्यूएस क्या होगा 10-15। तो म्यूएस इज इक्वल टू 0.27। जो हमारा नेचुरल टेंशन होता है उससे हम 10-15 का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो म्यूएस का वैल्यू क्या होगा 0.27। ओके, तो वो है क्षैतिज घर्षण गुणांक का मान। ओके, तो यह जो उदाहरण है यहाँ पे कंप्लीट हुआ।